चलें। आज जैसे मैंने व्हाट्सएप ग्रुप में बताया कि हम दो चीज़ों को मेनली डिस्कस करेंगे, जिसमें एक चीज़ है डीएनएस रेजोल्यूशन और उसी के अंदर बाकी टॉपिक्स आते हैं जैसे डीएनएस सेटिंग्स, आईपी एड्रेस और डिग की कमांड है एक, वो हम देखेंगे। और उसके अलावा हम एक टॉपिक दूसरा जो है वो हम गिट और गिटहब को देखेंगे। तो पहले हम डीएनएस रेजोल्यूशन की बात करते हैं। अ, अच्छा, इससे पहले कि हम ये शुरू करें, कोई पिछले सेशन के कोई क्वेश्चंस? और यूबंटू इंस्टॉल कर लिया सबने, जो जो भी मीटिंग में है? आकिब आप कर रहे हैं, आई थिंक ठीक है, आप भी। और बाकी दोनों ने कर लिया इंस्टॉल? मैं ट्राई कर रहा हूँ। मैंने वो इससे पहले वाला ना वो सारा वो पहले किए, उसके बाद यूबंटू में कर रहा हूँ। ठीक हो गया। अच्छा मुबर्रा, नहीं हुआ तो आप ग्रुप में शेयर किया करें ना कि क्या एरर आ रहा है। तो अभी क्या एरर आ रहा है बताएंगे, क्यों नहीं हुआ? सर एरर आ रहा है, मैंने WSL स्पेस दे के डबल डैश इंस्टॉल किया था लेकिन नहीं हुआ। तो एरर क्या आ रहा था? सर WSL नॉट रिकॉग्नाइज्ड इस तरह से आ रहा था। आपके पास विंडोज़ कौन सी है, विंडोज़ का वर्जन? विंडोज़ 10। विंडोज़ 10। ओके, चलें ठीक है। ये ना आप ग्रुप में शेयर करना, मैं देख के आपको बताता हूँ कि विंडोज़ 10 पे क्या कहीं डिफरेंट तो नहीं है, बिकॉज अभी तक मैंने विंडोज़ 11 पे ही ट्राई किया। तो विंडोज़ 10 पे भी देख लेते हैं। हाँ, और ये ना अ, आप लाजमी शेयर किया करें जो भी आपको इश्यूज आ रहे हैं, तभी आपकी लर्निंग होगी। क्योंकि अगर हम आगे मूव करते जाएंगे, अब जैसे हमने कल बेसिक कमांड्स जो हमने डिस्कस की उबंटू की, उनकी आपने प्रैक्टिस नहीं हुई होगी आपकी फिर, क्योंकि इंस्टॉल ही नहीं होगा। तो मेक श्योर करें कि आप जो भी एरर्स आ रहे हैं आप उनको फिक्स करें, वरना अगले सेशंस जो हैं उनमें आपकी लर्निंग ठीक नहीं होगी। तो चलें, अभी के लिए हम फिर स्टार्ट करते हैं। डीएनएस रेजोल्यूशन हम डिस्कस करते हैं पहले। इसके लिए हम अगेन कल वाली ही एग्जांपल लेंगे, पिछले सेशन वाली, जिसमें हमने देखा था कि क्लाइंट और सर्वर जो हैं वो आपस में कैसे कम्युनिकेट करते हैं। ठीक है। और हमने ये भी देखा था HTTP प्रोटोकॉल कैसे वर्क करता है और HTTPS प्रोटोकॉल कैसे सिक्योर है। तो थोड़ी सी एक चीज़ मैंने उसमें एक्चुअली जानबूझकर मिस की थी, ताकि उसके लिए हम एक सेपरेट बात कर सकें, सेपरेट डिस्कशन कर सकें, क्योंकि ये एक सेपरेट टॉपिक है। वो मिस क्या किया था, वो है डीएनएस रेजोल्यूशन। तो आज हम उसमें बात करेंगे। अगेन एग्जांपल है कि बच्चा जो है वो रिक्वेस्ट करता है कि मुझे एक टॉय चाहिए। कल हमने कहा था कि सिर्फ बच्चे ने कहा कि मुझे एक टॉय चाहिए, उसने बताया नहीं कि मुझे कहाँ से चाहिए। ठीक है। उसने कहा मुझे टॉय चाहिए, और फादर जो है वो उसने वो जाके टॉय ले आया, और उसके बाद जो है वो उसे ला के दे दिया। लेकिन फादर को कैसे पता कि किस शॉप से टॉय मिलेगा? उसकी रीज़न कि क्यों उसे पता होना चाहिए। हाँ, मिसाल के तौर पे अगर उसे नहीं पता, कोई ऐसी चीज़ है जो उसे पहले कभी उसे खरीदनी ना पड़ी हो, तो उसे नहीं पता होगा कि वो चीज़ कहाँ से मिलती है। तो जब उसे रिक्वेस्ट मिली, आई वांट अ टॉय, तो फिर फादर को मुश्किल आएगी। तो इसलिए जिसने रिक्वेस्ट करनी है, यहाँ पे बच्चा है, बच्चे को तो इतना आइडिया नहीं होगा, लेकिन हम यूज़र होंगे ना तो हमें पता होगा। वो हम दूसरी एग्जांपल जब डिस्कस करेंगे उसमें बात करेंगे। लेकिन समझेंगे, बच्चा कहता है कि मुझे एक टॉय चाहिए एम्पोरियम से। एम्पोरियम एक मॉल का नाम है लाहौर में। तो लेट्स से एम्पोरियम में कोई टॉय शॉप है, वहां से मुझे एक टॉय चाहिए। ठीक है, खिलौना चाहिए। तो फादर ये चिट पकड़ता है, वो देखता है कहाँ से और क्या चाहिए इसे। ठीक है। तो वो देखेगा एम्पोरियम से चाहिए इसे कुछ। तो सबसे पहले वो देखेगा कि एम्पोरियम है कहाँ पे। उसके लिए जिस तरह हम मोबाइल एप्लीकेशन में मोबाइल में यूज करते हैं, गूगल मैप्स वगैरह यूज कर लेते हैं देखने के लिए कि एम्पोरियम कहाँ पे है। अब वो लोकेशन तो वो लंबा सा नाम होता है ना उसका, एक एड्रेस होता है पूरा उसका, फलाना रोड और फलाना शहर, ये वो सारा एक एड्रेस होता है उसका लंबा सारा। तो बच्चे को वो सारा एड्रेस याद रखने की जरूरत नहीं, उसने सिर्फ नाम बता दिया। तो ये जो फादर है,
उसका एड्रेस देखने के लिए एक समझें कि एक बुक उसने रखी हुई है अपने पास। यहाँ पे मैं गूगल मैप्स की एप्लीकेशन की एग्जांपल ले, क्योंकि थोड़ा सा डिफरेंस है इसमें। लेकिन समझें कि उसके पास एक बुक है जिसके अंदर लिखा हुआ है कि अगर आपने एम्पोरियम जाना है तो उसका एड्रेस ये है, ठीक है। और फिर फादर को वो एड्रेस मिल जाता है इस बुक से, एम्पोरियम का, और वो उस एड्रेस पे जाके वो वाली चीज ले आता है। आई वॉन्ट अ टॉय, वो एम्पोरियम वालों को कहता है कि आई वॉन्ट अ टॉय, तो उसे वो खिलौना दे देते हैं और वो लेके आ जाता है और बच्चे को दे देता है। तो अब इस एक्स्ट्रा स्टेप की जरूरत इसीलिए पड़ी कि इसको कुछ पता नहीं होता बेसिकली कि कहाँ से क्या चीज मिलेगी। वो हमने बताना होता है और इसने बताना होता है, ये जो ऐप है या बुक है। अ, इसको अब हम मैप करते हैं। अच्छा, वैसे यहाँ तक क्लियर है चीज कि कैसे ये चीज वर्क कर रही है? वो उसे कैसे पता चलेगा एम्पोरियम जाना है मैंने, किस जगह जाना है? ओके। ठीक है। तो अब हम इसको देखते हैं अपनी टेक्नोलॉजी की दुनिया में कि ब्राउजर्स में और अ, मतलब ब्राउजर में कैसे ये वर्क करता है। हम कहेंगे, रिक्वेस्ट करेंगे आई वांट अ फेसबुक लॉगिन पेज। हम कैसे बताएंगे ब्राउजर को कि मुझे फेसबुक का लॉगिन पेज चाहिए? हम असल में ब्राउजर की एड्रेस बार में ये टाइप करते हैं facebook.com। हमने किया था, याद होगा आपको, हमने एड्रेस ये टाइप किया facebook.com, तो हमारे पास फेसबुक का पेज आ गया था। तो ये हमें पता है कि फेसबुक से हमें वो पेज चाहिए, facebook.com। ठीक है। ब्राउजर को हमने बताया, ब्राउजर गया एक और सर्विस के पास जिसे कहते हैं डीएनएस, डीएनएस सर्विस। ठीक है। वो बिल्कुल यही चीज है, समझ लें कि जिसके पास ये इंफॉर्मेशन है कि अगर किसी ने facebook.com पे जाना है ना, तो उसके सर्वर का एड्रेस क्या है, वो ये है। अब ये जरूरत क्यों आई? facebook.com सर्वर का एड्रेस हो, वो गूगल सीधा इस सर्वर पे चला जाए? असल में जो सर्वर्स होते हैं ना, उनका एड्रेस ऐसे इंग्लिश में नहीं होता, facebook.com, google.com इस तरह से नहीं होता। ये नीचे आप देख रहे हैं ये 4 नंबर्स, 157.240, तो ये जो नंबर्स है ना, ये इस सर्वर का एड्रेस है। अब आप इमेजिन करें कि आपने ये जो है फेसबुक ओपन करनी है, तो आपको ये याद रखना पड़े कि भाई मैंने फेसबुक ओपन करनी है तो मैंने ब्राउजर में ये लिखना है, ताकि ब्राउजर को पता हो कि किस सर्वर पे जाना है। एड्रेस आपने खुद दे दिया उसे सारा। ठीक है। तो ये तो नहीं याद रहते इतने नंबर्स। और फिर एक आधी वेबसाइट का चलें, आप याद रख लेंगे, वेबसाइट्स तो आप हजारों इस्तेमाल करते हैं, तो हर वेबसाइट का आईपी एड्रेस जो है वो याद रखना पॉसिबल नहीं है। और जिसकी वजह से आपको एक ऐसी सर्विस चाहिए जो ये याद रख सके कि कौन सी डोमेन, ये आपको याद होगा मैंने बताया था facebook.com जो है ये एक डोमेन नेम होता है, कि कौन सी डोमेन नेम जो है उसके आगे उसका सर्वर का एड्रेस क्या है। तो ब्राउजर उस सर्विस से जाके मांगेगा वो एड्रेस, उसे एड्रेस मिलेगा तो फिर वो उस एड्रेस पे जाएगा अपनी रिक्वेस्ट लेके कि मुझे एक लॉगिन पेज चाहिए, और फिर वो उसे लॉगिन पेज मिलेगा और वो वापस ले आएगा। तो इस तरह से डीएनएस रेजोल्यूशन काम करती है। ये जो चीज है, ये नीचे जो 4 नंबर हैं, ये जो सर्वर एड्रेस है, इसको आईपी एड्रेस भी कहते हैं। आईपी एड्रेस होता है इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस। ठीक है। तो आईपी को आप बस इतना ही याद रखें, इंटरनेट प्रोटोकॉल क्या होता है उसको हमें ज्यादा एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है, बस आईपी एड्रेस आप याद रखें कि वो इस तरह से एक आईपी एड्रेस होता है। हमेशा उसमें 3 डॉट होंगे। ये एक डॉट था, फिर दूसरा, तीसरा, 3 डॉट और 4 नंबर होंगे। ये नंबर 1 से लेकर 255 तक हो सकते हैं, जीरो से लेकर, सॉरी। यहाँ जैसे 1.255.0.7, समझिए ये एक आईपी एड्रेस है। ठीक है। तो हम वापस ले जाते हैं जो एड्रेस था उसका, ये फेसबुक का एड्रेस है। अब इसको हम ट्राई करते हैं ब्राउजर में कि ब्राउजर में आखिर ये कैसे बिहेव करता है, कि हम अगर आईपी एड्रेस टाइप करें तो ब्राउजर क्या कहता है, और अगर हम डोमेन नेम टाइप करें तो क्या कहते हैं। उसके लिए हम
यहाँ पे जाएंगे और ये आईपी एड्रेस जो है ये हम कॉपी करके ये हम यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं। ठीक है, एड्रेस बार में जहाँ पे आप google.com लिखते हैं या facebook.com लिखते हैं वहाँ पे आपने वो आईपी एड्रेस दे दिया। जब आप आईपी एड्रेस लिखेंगे तो ये आप देख रहे हैं कि फेसबुक का वो लोगो आ गया हुआ है। इसका मतलब है कि हम फेसबुक के सर्वर पे चले गए थे। फेसबुक की कंपनी का नाम है मेटा, ठीक है, जो उसकी पेरेंट कंपनी है। तो इसका मतलब है कि हम उस सर्वर पे चले गए हैं, ये हमारा ब्राउजर उस सर्वर पे चला गया था क्योंकि हमने उसे डायरेक्ट उस सर्वर का एड्रेस बता दिया था। लेकिन फिर वो सर्वर की अपनी कुछ रिक्वायरमेंट्स होती हैं कि आप अगर मेरी डोमेन नेम के जरिए आएंगे ना मेरे पास तो फिर मैं आपको पेजेस दूंगा। अगर आप डोमेन नेम के बगैर आएंगे तो फिर मैं आपको एरर दूंगा। ठीक है, सॉरी समथिंग वेंट रॉन्ग। अब इसको हम अब facebook.com जब टाइप करेंगे तो ये बिल्कुल वही काम हो रहा है। सिर्फ फर्क ये है कि अब हम क्योंकि डोमेन नेम के जरिए गए हैं तो सर्वर ने हमें अलाउ कर दिया और हमें ये सारा डाटा दे दिया। उसने ये एक पेज दे दिया लॉगिन का। तो इस तरह से ये डीएनएस रेजोल्यूशन काम करती है और facebook.com को इस तरह से पता चलता है कि हम फेसबुक सर्वर पे कैसे जाएगा ब्राउजर। यहाँ तक सब क्वेश्चन ओके। ओके? ठीक है, तो अब एक और चीज हम देखते हैं। अब मुझे ये कैसे पता चला कि फेसबुक का जो आईपी एड्रेस है वो ये है। मतलब अगर मैं कोई और आईपी एड्रेस दूं ना तो मुझे उस तरह फेसबुक का लोगो नहीं आएगा। जिस तरह पहले मेरे पास लोगो आ गया था ना, ये नहीं आएगा। जैसे समझे मैं यहाँ पे 247 की जगह समझे 2 दे देता हूँ खाली, तो और मैं और ये HTTPS को हटा दें फिलहाल। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि एक तो ये लोड होता रहेगा। आई थिंक कोई ये वैलिड एड्रेस ही नहीं होगा। तो वैलिड एड्रेस हो तो ही कुछ डाटा आएगा ना। लेकिन आप देख रहे हैं अब कुछ नहीं, वो लोड हो ही जा रहा है क्योंकि वो शायद एड्रेस ही ठीक नहीं है। अच्छा, ये मुझे पता कैसे चला कि मेरा आईपी एड्रेस जो है वो सॉरी फेसबुक का आईपी एड्रेस जो है वो ये है जो मैंने टाइप किया था। वो मैं अभी आपको बताता हूँ। सो उसके लिए आप क्या करेंगे, यूबंटू ओपन करेंगे अपने पास। यहाँ पे एक कमांड होती है, इसको आप इग्नोर कर दें, ये जो मैंने अभी टाइप किया है। कमांड का नाम होता है डिग। ठीक है, डिग, DIG। तो आप जब डिग स्पेस सर्वर का नाम, डोमेन नेम ये टाइप करेंगे जैसे facebook.com, तो आप देखेंगे कि ये मुझे यहाँ पे एक आंसर सेक्शन दे रहा है और आंसर सेक्शन में वो बता रहा है कि ये आईपी एड्रेस है इसका। ठीक है, तो ये मुझे आईपी एड्रेस मिल गया फेसबुक का। इसी तरह अगर मुझे गूगल का चाहिए तो मैं google.com लिख दूंगा डिग के आगे। ये मुझे गूगल के काफ़ी सारे आईपी एड्रेस मिल गए। इनमें से कोई भी मैं ले सकता हूँ। अब जैसे मिसाल के तौर पे मैं ये वाला आईपी एड्रेस कॉपी करके तो इसको ओपन करता हूँ तो क्या होता है, ये देख रहे हैं आप। मैंने यहाँ पे हालांकि मैंने गूगल टाइप नहीं किया था, यहाँ पे मैंने ये आईपी एड्रेस लिखा है। नहीं, HTTP जब मैं ऐसे करूँगा तो ये मुझे गूगल पे ले जाता है, google.com पे खुद ही से। तो फेसबुक ने ये चीज़ इम्प्लीमेंट नहीं की हुई कि आईपी एड्रेस से भी रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर ले। गूगल जो है वो रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर लेता है आईपी एड्रेस से भी। तो ये हर वेबसाइट की अपनी मर्जी है। तो कोई और वेबसाइट होगी जो नहीं भी एक्सेप्ट करती होगी। तो इस तरह से आप किसी भी वेबसाइट का आईपी एड्रेस आपने पता करना हो तो यूबंटू में आप डिग स्पेस डोमेन नेम आप टाइप करेंगे तो वो आपका उसका आईपी एड्रेस दे देगा। अच्छा, ये टाइप करते हुए ये ख्याल करें कि इसमें ज़्यादा कैरेक्टर्स ना हो जो इरेलीवेंट कैरेक्टर्स है ना। जैसे कि अगर हम ये देखें HTTPS मैंने लिख दिया साथ में तो उसने मुझे कोई अजीब सा ही वो दे दिया। आंसर सेक्शन तो आया ही नहीं मेरे पास। क्वेश्चन सेक्शन है, अथॉरिटी सेक्शन है, आंसर सेक्शन नहीं आया जैसे ये आंसर सेक्शन पहले आया था। तो कोई भी जैसे
इसी तरह आप अगर google.com और आगे स्लैश दे देते हैं समझे, तब भी जो है वो सही रिजल्ट नहीं आएगा आपके पास। तो ये मेक श्योर करना है कि सिर्फ और सिर्फ डोमेन नेम हो, या ज्यादा से ज्यादा सब डोमेन हो जाए, जैसे www.google.com, तो ये उसका वो आईपी एड्रेस आपको दे देगा। तो इस तरह से आप आईपी एड्रेस ढूंढ सकते हैं। यहाँ तक क्लियर है सब? जी आकिब। आईपी एड्रेस सेम रहेगा हर दफा कि चेंज भी होता है? अच्छा, ये ना आईपी एड्रेस अगर सेम रखा जाए ना, तो हैकिंग के चांसेस होते हैं। तो ये जो बड़ी कंपनीज होती हैं ना, ये अक्सर क्या करती हैं कि हैकिंग से बचने के लिए अपने आईपी एड्रेस चेंज करती रहती हैं। वो एक डायनामिकली इन्होंने ना लगाया होता है सिस्टम के, जिससे आईपी एड्रेस डिफरेंट मिलता है अक्सर यूजर को। जैसे यहाँ पे आप देखें, ये facebook.com का आईपी एड्रेस हमें मिला है 31.13, लेकिन यहाँ पे हमारे पास ये आईपी एड्रेस है, ठीक है। तो ये डिफरेंट आईपी एड्रेस है। तो अगर मैं शायद दोबारा करूं अगर facebook.com, तो शायद मुझे यही दे रहा है, ठीक है। लेकिन अगर किसी और लैपटॉप से करूंगा या किसी और वाईफाई से करूंगा, मेरा वाईफाई समझे मैं चेंज करके कनेक्शन, तो वहां से करता हूं, तो फिर मुझे आईपी एड्रेस डिफरेंट मिल सकता है। तो ये काफ़ी सारे, जैसे गूगल ने काफ़ी सारे आईपी एड्रेस हमें बता दिए हैं, इसी तरह काफ़ी सारे आईपी एड्रेस वो ऐड कर सकते हैं। लेकिन उन्हीं उसी लिस्ट में से आएगा आईपी एड्रेस, जब भी आएगा ना आपके पास, वो एक लिस्ट होगी, समझे 10 आईपी एड्रेस हैं फेसबुक के या 50 आईपी एड्रेस हैं फेसबुक के, तो जब भी मैं टाइप करूंगा तो उनमें से ही कोई ना कोई एक आईपी मुझे मिलेगा। ठीक है, और कोई क्वेश्चन? ओके, देन हम, आई थिंक डीएनएस, हाँ आईपी हो गया और डिग की कमांड भी हो गई, ठीक है। ये हमारे टॉपिक्स क्लियर हो गए। लेट मी सी कि कोई चीज मिसिंग तो नहीं है इनमें। हाँ, एक चीज मिसिंग है, वो मैं आपको अभी दिखाता हूँ। मुझे एक वेबसाइट पे लॉगिन करना है, फिर मैं आपको दिखाता हूँ। जी, तो जैसे मेरे पास एक डोमेन है, मेरे अपने नाम से है kashif.umair.com। ये मैंने डोमेन क्लाउड फ्लेयर पे परचेज की हुई है। जिस तरह facebook.com है, इसी तरह ये मेरी डोमेन है kashif.umair.com। और भी डोमेन्स हो सकती हैं, ठीक है। तो ये जो आईपी एड्रेस है, आखिर इसको डीएनएस सर्विस को कौन बताता है कि फेसबुक का एड्रेस ये है, फेसबुक के सर्वर का? ये वो खुद बताते हैं जिनका सर्वर होता है। तो जैसे अब मैं अपनी कोई वेबसाइट बनाता हूँ kashif.umair.com पे, तो अब मैंने इस सर्विस को बताना है कि जब कभी कोई तुम्हें kashif.umair.com का पूछने आएगा ना, तो तुमने इस सर्वर पे भेजना है उसे, ठीक है। जो भी आईपी एड्रेस मैं दूंगा उसे, तो वो फिर फिर जब भी ब्राउजर उससे पूछने आएगा, तो वो मेरे सर्वर पे उसे भेज देगा ब्राउजर को। तो उसके लिए इसको, ये एक चीज होती है डीएनएस, डोमेन नेम सेटिंग्स, ठीक है। डीएनएस सेटिंग्स भी कहते हैं इसे, डी डोमेन नेम सेटिंग्स भी कहते हैं। तो यहाँ पे अब आप क्या करते हैं, ऐड रिकॉर्ड, ए रिकॉर्ड, आप ये इन चीज़ों में हम बाद में जाएंगे। डिफरेंट टाइप्स होती हैं, काफ़ी सारी टाइप्स होती हैं, ठीक है। अभी सिर्फ ए रिकॉर्ड, और यहाँ पे आप अ, उसका अपने सर्वर का आईपी एड्रेस देंगे। ये जिस तरह डिफरेंट आईपी एड्रेसेस आ रहे हैं यहाँ पे, आप अपने सर्वर का आईपी एड्रेस देंगे यहाँ पे, ठीक है। और उसके बाद जब आप सेव करेंगे, तो ये असल में आपने उसको डीएनएस सर्विस को बता दिया कि मेरा सर्वर का एड्रेस क्या है, और फिर वो आपकी वेबसाइट एक्सेस हो जाएगी। ठीक हो गया? यहाँ पे कोई क्वेश्चन? क्योंकि आगे जब आप वेब डेवलपमेंट करेंगे शुरू, तो क्या होगा कि फ्री डोमेन नेम भी मिल जाते हैं कुछ जगहों से, कुछ वेबसाइट से। तो आप फ्री डोमेन नेम लेके उसमें आप अपनी डीएनएस सेटिंग्स करेंगे। जब आप अपनी कोई वेबसाइट बना के अपलोड करेंगे, तो उसका सर्वर का एड्रेस मिलेगा आपको, वो जाके आप अपनी डीएनएस सेटिंग्स में ऐड करेंगे, और फिर आपकी वेबसाइट चलना शुरू हो जाएगी, ठीक है। तो ये चीज़ उस टाइम पे काम आएगी आपको। चलें, अगर कोई क्वेश्चन नहीं है तो हम जल्दी से नेक्स्ट सेक्शन पे मूव करते हैं, अम, क्योंकि हाँ, ये सेक्शन भी ज़रा काफ़ी इम्पोर्टेंट है। अच्छा,
आपको याद होगा कि हमने शुरू में पहला जो सेशन किया था, सेशन नहीं था वो, एक वीडियो मैंने रिकॉर्ड करके दी थी आप लोगों को कि आप गिटहब का अकाउंट कैसे बना सकते हैं। तो आप लोगों ने गिटहब का अकाउंट बनाया। तो गिटहब तो वो चीज़ है, उस वो कैसे यूज़ होगा वो हम बाद में इस सेक्शन के बाद करेंगे डिस्कस। लेकिन उससे पहले एक चीज़ आती है, एक सॉफ्टवेयर है जिसका नाम है गिट। ठीक है, जिस तरह हमने यहाँ पे डिग को यूज़ किया, ट्री को यूज़ किया था हमने, ट्री वैसे अनइंस्टॉल कर दिया था हमने कल। तो इस तरह से डिफरेंट सॉफ्टवेयर होते हैं। तो इसी तरह से एक सॉफ्टवेयर है गिट। अब एक और कमांड आज आपको मैं बताता हूँ यूबंटू की, कि अगर आपने देखना होगा ये सॉफ्टवेयर आपके पास इंस्टॉल है या नहीं है, तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे आप विच स्पेस सॉफ्टवेयर का नाम, तो अब मैंने गिट देखना है इंस्टॉल है कि नहीं, तो मैं विच गिट करूंगा ना। अगर ये मुझे कोई आउटपुट दे देगा तो इसका मतलब है कि ये इंस्टॉल है और यहाँ पे इंस्टॉल हुआ हुआ है इस फोल्डर पाथ पे। ठीक है, इस पाथ पे। लेकिन अगर ये मुझे कुछ नहीं देता, समझे मैं कोई इनवैलिड सा सॉफ्टवेयर नेम दे देता हूँ, तो ये मुझे कुछ भी नहीं देगा। इसका मतलब है कि ये इंस्टॉल नहीं हुआ हुआ। और जब इंस्टॉल करना हो, अगर ये इंस्टॉल नहीं हुआ हुआ, वैसे आपके पास होगा क्योंकि आपने WSL से किया है यूबंटू इंस्टॉल, तो इसमें बाय डिफॉल्ट ये इंस्टॉल हुआ होता है। लेकिन अगर ये इंस्टॉल ना हुआ, तो फिर आपको पता है कि आप सॉफ्टवेयर कैसे इंस्टॉल कर सकते हैं। ठीक है, उसके लिए आप पिछला सेशन जो है हमारा 4th सेशन, उसमें आप देख सकते हैं अगर आपको याद नहीं है। ठीक हो गया। तो अब हम गिट हमारे पास ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है, तो हम क्या करेंगे कि हम इसको यूज बाद में करेंगे, पहले हम थोड़ा सा इसको समझ लें कि ये होता क्या है। अच्छा, आप एक एग्जांपल लें कि आपका एक प्रोजेक्ट है जिस पे आपकी पूरी टीम काम करती है, और वो टीम प्रोजेक्ट बेसिकली क्या है कि आपने ना कोई रेसिपीज की एक बुक बनानी है, जिसमें कोई 500-600 रेसिपीज होंगी डिफरेंट डिशेस की। ठीक है, अब एक ही बंदे को तो सारी डिशेस नहीं आती होंगी, और एक ही बंदा जल्दी से वो सारी बना भी नहीं सकता रेसिपीज। तो मुख्तलिफ लोग जो हैं वो टीम एक मिल के वो सारी कोई कोई बंदा कोई किसी डिश की रेसिपी बना रहा होगा, कोई किसी डिश की रेसिपी लिख रहा होगा। तो इस तरह से हर हर बंदा अपना अपना काम कर रहा होगा। अब जैसे यहाँ पे समझें, ये पहला पर्सन है, ये क्या कर रहा है, ये कुकीज की एक रेसिपी बनाता है और एक केक की रेसिपी ये लिखता है। अब होगा क्या, सबसे पहले समझें कुकीज की रेसिपी बना रहा हूँ, तो रियल लाइफ में क्या होता है कि आप एक पेज लेते हैं और उस पेज पे आप लिखना शुरू हो जाते हैं। ठीक है, रेसिपी लिखना शुरू हो जाते हैं। जब आप वो लिख लेते हैं, आपको लगता है कि हाँ ये ठीक लिख लिया मैंने, कोई चेंजेस वगैरह करनी है आप कर लेते हैं उसमें सब फाइनल, जब आपकी तरफ से वो फाइनल हो जाती है, तो आप समझें वो पेज जो है ना वो एक बंदे को दे देते हैं। ठीक है, इसी तरह अब उस बंदे के पास अब वो पेज पड़ा है। ठीक है, उसके बाद आप केक की रेसिपी के लिए एक सेपरेट पेज लेते हैं, उस पे आप लिखना शुरू हो जाते हैं सारा कुछ, जो चेंजेस करनी है आपने सारा कुछ। जब आपकी तरफ से वो फाइनल लगती है आपको, तो वो आप वो वाली फाइल, वो वाला पेज भी आप उस बंदे को पकड़ा देते हैं। एक पॉइंट आपको अचानक लगता है नहीं, कुकीज की जो रेसिपी थी ना उसमें मैंने कुछ चेंज करना था। आपने बंदे को पकड़ा दी हुई है वो ऑलरेडी, अब आपने चेंज करना है, तो आप पहले इस बंदे से वो फाइल वो पेज मांगेंगे, वो आपको पेज देगा, फिर आप उसमें चेंजेस करेंगे और फिर आप पेज वापस उस बंदे को पकड़ा देंगे। ठीक है, इस बंदे का क्या काम है, इसको क्यों पकड़ा रहे हैं, वो भी हम डिस्कस करते हैं। अ, तो ये इस तरह से काम चल रहा है कि आपने रेसिपीज लिखी और आपने उस बंदे को पकड़ा दी। अब ये बंदा क्या करेगा कि आगे जाके ना आपकी रेसिपीज के लिए एक बुक पड़ी है, उसमें जाके वो रेसिपीज रख देता है, पेजेस बना देता है, मतलब एक बुक में एक फाइल समझ लें, फाइल के अंदर वो लगा देता है रेसिपीज आपकी। ठीक है, जब ये फाइल में लग जाती है ना, उसके बाद आप वापस नहीं मंगवा सकते कि मैंने चेंज करना है। उसके बाद आप क्या कर सकते हैं, आप दोबारा से समझें, चेंज अब आपने कुछ करना था कुकीज के अंदर, कुकीज की रेसिपी में, तो आप क्या करेंगे, आप एक नया पेज लेंगे। आप इस बुक में से पेज निकाल नहीं सकते, उसको चेंज नहीं कर सकते, लेकिन आप इसको पढ़ सकते हैं। तो आप क्या करेंगे, इसमें जो कुछ पहले सारा लिखा हुआ था ना, वो आपके पास एक पेज पे आपने लिख लिया, और फिर जो चेंजेस करनी थी ना उसमें वो आपने चेंजेस की,
एक नया पेज बना, वो आपने इस बंदे को दिया, और फिर आपने कहा कि ठीक है फाइनल है, बंदे को आपने कह दिया कि जाएं बुक में लगा दें, फाइल में लगा दें। तो फिर उसने जाके पहले जो पड़ी हुई थी ना कुकीज की जो रेसिपी, उसको उसने निकाल दिया, और ये वाली कुकीज की रेसिपी उसने उसमें लगा दी। ठीक है, सॉरी, नहीं नहीं, पहले वाली कुकीज को नहीं निकाला उसने, वो रेसिपी पड़ी है बुक में। इसने उसी के ऊपर ये एक न्यू रेसिपी जो अपडेट की हुई है ना, वो उसने जाके उस फाइल में लगा दी। इसी तरह दूसरे बंदे का काम हो रहा है, कढ़ाई और बिरयानी भी होनी चाहिए, देसी खाना भी तो होना चाहिए ना। तो उसके लिए भी एक बंदा काम कर रहा है, कोई देसी शेफ है जो उसको वो रेसिपीज बना के उस बंदे को दे रहा है। ये एक डिफरेंट बंदा है, ये एक डिफरेंट बंदा है, मतलब ये सेपरेट दो बंदे हैं, सेपरेट। उसने इस बंदे को पकड़ाई रेसिपी, और उसने जाके वही काम इसके साथ भी किया कि इसकी बुक जो है, इसकी अपनी अलग से बुक है रेसिपीज की इस बंदे की, उसमें जाके उसने लगा दी वो रेसिपी। तो ये जो सारा काम है ना, ये काम, अच्छा, इसकी जरूरत क्यों पड़ी वो हम आगे जाके देखते हैं, लेकिन ये जो सारा काम है ये गिट के थ्रू होता है। गिट का सॉफ्टवेयर जो है ना, वो ये सारा काम करता है। अच्छा, ये लास्ट लाइन से पहले पहले कोई क्वेश्चन, कोई समझ ना आई हो किसी चीज की? अच्छा, एक चीज मैं बता दूं कि इन इन टॉपिक्स की प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है, स्पेशली गिट और गिटहब की, इनकी प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है, और यूबंटू की जो बेसिक कमांड्स हैं। तो इसलिए आपने कोशिश करनी है कि आपने नेक्स्ट सेशन से पहले पहले आपने इसकी अच्छी तरह से प्रैक्टिस कर लेनी। अच्छा, अब हम आगे यूज भी करके देखेंगे गिट को, लेकिन हम आगे देखते हैं कि इसके बाद क्या होता है। गिट जब आपने, मतलब ये आपकी बुक्स बन गई रेसिपीज की, लेकिन हमारा गोल तो ये था ना कि हमने एक बुक बनानी है जिसमें 500-600 रेसिपीज हों, डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज की। ठीक है, तो ये जो बड़ी बुक है ये कैसे बनेगी? वो जाहिर बात है, इन रेसिपीज में से पेजेस ले लेके, इन बुक्स में से पेजेस ले लेके हम इस बुक में लगा देंगे, तो वो एक हमारी जो है वो अ, बड़ी बुक बन जाएगी जिसमें सारी रेसिपीज होंगी। तो ये काम जो है ये गिटहब करता है, मतलब कि गिटहब हमें ना एक खाली फाइल दे देता है। खाली फाइल वो वाली नहीं जो हम फाइल्स बनाते हैं कंप्यूटर में, वो वाली नहीं, जो जो फाइलें होती हैं ना और दफ्तरों में पड़ी होती हैं, वो जो हार्ड कॉपी, मतलब गत्ते वाली, वो फाइल समझें। आपको गिटहब एक खाली फाइल दे देता है, उसमें जाके आप ये रेसिपीज लगाते जाते हैं, सारी की सारी इधर से भी लेते हैं, इधर से भी लेते हैं, और वो फिर एक बड़ी आपकी फाइल बन जाती है जिसमें सारी रेसिपीज है। ठीक हो गया? अब एक चीज और, इसकी जरूरत एक और, मतलब इस तरह से अलग अलग ये अपनी अपनी फाइल्स हैं और फिर एक बड़ी फाइल बनती है, हम डायरेक्ट इसी के अंदर जाके क्यों नहीं लगा देते? ये फाइल आई, ये बंदा इसमें लगाने की बजाय यहाँ से सीधा इधर ही ले जाए, तो ऐसा क्यों नहीं होता? उसकी एक वजह, उसकी वजह ये है कि समझें, ये बंदा भी कुकीज की रेसिपी पे काम कर रहा था, और ये बंदा भी, इसे नहीं पता कि वो बंदा जो है वो कुकीज की रेसिपी पे काम कर रहा है, ये भी कुकीज की रेसिपी पे काम कर रहा है। अब दो रेसिपीज हैं जिनका नाम सेम हो गया है, कुकीज। ठीक है, तो जब ये यहाँ तक तो कोई मसला नहीं आएगा, इधर भी कुकीज की रेसिपी फाइल में लग जाएगी और इधर भी लग जाएगी। लेकिन जब आगे जाके आप इस फाइल में रखना चाहेंगे ना, तो एक नाम से एक ही रेसिपी हो सकती है इस बुक में, इस फाइल में। तो क्या होगा कि यहाँ पे आपको एरर आएगा कि इनमें से एक चूज करें, कौन सी रखनी है। वो एरर ये होगा, वो आपसे पूछेगा कि कौन सी रखनी है, तो फिर आप बताएंगे कि अच्छा ये वाली रखनी है या ये वाली रखनी है, और फिर जो आप बताएंगे वो उसमें रखी जाएगी, दूसरी खत्म हो जाएगी, डिलीट, मतलब इसमें तो रहेगी लेकिन इसमें नहीं लगेगी। ठीक है, तो यहाँ पे जो जाती है ये कॉपीज जाती हैं इसकी। तो ये हो गया हमारा गिट और गिटहब का कॉन्सेप्ट, इसको यूज भी अब हम करके देखेंगे। यहाँ तक सब क्लियर है? कोई क्वेश्चन? मुझे
मुझे रिप्लाई चाहिए इस बार, क्योंकि ये ज़रा ट्रिकी टॉपिक है, तो आप सब You can ask any question yourself. ठीक है। अच्छा, आई थिंक क्वेश्चंस का अभी वैसे टाइम नहीं बचेगा सेशन हमें ख़त्म भी करना है, तो हाँ मे बी नेक्स्ट सेशन में मैं तो क्वेश्चन। आप ज्वाइन फिर इफ्तारी कर लें पहले जाके, नेक्स्ट सैटरडे ज्वाइन करते हैं। नहीं नहीं कोई बात नहीं, मैं नेक्स्ट सेशन में इंशाल्लाह इसके रिलेटेड क्वेश्चंस पूछूंगा। ठीक हो गया। चलें अब हम इसको जी जी यूज जी ठीक है ठीक है। इसको अब हम यूज़ करते हैं गिट को। आपको याद होगा कल हमने एक फोल्डर बनाया था माई टेस्ट फोल्डर। हम इस फोल्डर में जाएंगे, चेंज डायरेक्टरी, और देखेंगे कौन सी फाइल हैं हमारे पास। एक ही फाइल पड़ी है इसमें, माई सैम्पल फाइल डॉट आर बी। ठीक है। अब इस फाइल में डाटा कैसे मतलब कुछ लिखना है हमने, वो कैसे करेंगे। आपको याद होगा हम वी एस कोड यूज़ करते हैं इसके लिए। तो हम क्या करेंगे कि फाइल एक्सप्लोरर में जाएंगे। यहाँ पे आपको याद होगा हमने ये $\\WSL $, विदाउट एनी स्पेसिस, ये हमने यहाँ पे टाइप किया था, तो ये हमें यहाँ पे ले गया था। इसको ओपन करेंगे। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं PWD, मेरी प्रेजेंट वर्किंग डायरेक्टरी कौन सी है, होम रेव माई टेस्ट फोल्डर। तो मैं यहाँ पे होम रेव माई टेस्ट फोल्डर यहाँ पे आ जाऊंगा। ये मेरा फोल्डर है। अच्छा, मैं यहाँ इसको ओपन नहीं करता, इस फोल्डर पे मैं राइट क्लिक करता हूँ और मैं इसे कहता हूँ कि ये वाला फोल्डर जो है ना, मुझे VS कोड में ओपन कर दो। ठीक है। तो यहाँ पे आपने अलाउ करना है इसको, मतलब एक बार आपको पूछेगा, ये फर्स्ट टाइम पूछेगा। मैंने परमानेंटली अलाउ कर दिया इसे, तो नेक्स्ट टाइम मुझे नहीं पूछेगा। ये अलाउ किया तो ये VS कोड ओपन हो गया। और यहाँ पे वो अगेन वही चीज़ पूछ रहा है कि ट्रस्ट करते हैं आप इस फोल्डर के ऑथर को, क्योंकि हमने खुद ही क्रिएट किया, तो यस आई ट्रस्ट दी ऑथर्स। ये वैसे एक एक्सटेंशन होती है, ये इंस्टॉल कर लें, ये फायदेमंद होगी ये वाली जो एक्सटेंशन ये कह रहा है ना, WSL की एक्सटेंशन। अगर आप यहाँ से समझे नहीं इंस्टॉल कर पाते, आपको ये नहीं नज़र आ रहा बॉक्स, या आपने क्लोज कर दिया है गलती से, तो आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे ये जो एक्सटेंशन है, यहाँ पे जाके आप सर्च करेंगे WSL, तो ये आपको यहाँ पे WSL आ गया। इसको आप इंस्टॉल करेंगे। ठीक है। अब यहाँ पे आप ये मतलब आपने WSL जब कर लिया ना, तो ये एक्सटेंशन जो है ये आपको यहाँ पे कनेक्ट करवा देगी आपको एक सेपरेट विंडो से। सॉरी, वो आपको दिखा रही है कि कैसे आप कनेक्ट कर सकते हैं। अच्छा, हम यहाँ पे अब वापस जाते हैं। हमने वो एक्सटेंशन हम बाद में यूज़ करके देखेंगे, बट अभी हम यहाँ पे देखते हैं कि हमने वो फोल्डर ओपन किया था माई टेस्ट फोल्डर, और उसके अंदर एक फाइल है माई सैम्पल फाइल। अब इस पे आप जब क्लिक करेंगे तो ये फाइल ओपन हो गई। यहाँ पे आप कुछ भी आप टाइप करके सेव कर सकते हैं, तो ये सेव हो गई। ठीक है। तो इस तरह से हम फाइल्स में कोड वगैरह लिखेंगे। अच्छा, अब गिट यहाँ पे क्या किस तरह इस्तेमाल होगा। गिट के लिए कमांड्स होती हैं, उसकी मैं लिस्ट एक्चुअली मुझे बनानी चाहिए थी, लेकिन हम यहाँ पे बनाना शुरू कर देते हैं साथ साथ लिस्ट। हम यहाँ पे इसको लिस्ट बनाते हैं। सबसे पहली कमांड होगी गिट इनिट। ठीक है, गिट इनिट ये क्या करती है, ये आपकी ना इस तरह एक फाइल बना देती है। मतलब शुरू में ये फाइल नहीं थी, तो ये एक खाली फाइल बना देती है आपके पास। ठीक है। तो यहाँ पे अब हम गिट इनिट करेंगे। ये देखें, ये हमें बता रहा है कि एक एम्प्टी गिट रिपॉजिटरी, इस चीज को, ये जो फाइल हम जिसको बोलते जा रहे हैं कि ये एक फाइल है वो गत्ते वाली, अब इसको हम रिपॉजिटरी बोलेंगे। ठीक है, रिपॉजिटरी रिपॉजिटरी जिस तरह मर्जी आप इसको प्रोनाउंस करना चाहें। रिपॉजिटरी एक बन गई है आपके पास खाली।
अच्छा, उसमें ये कुछ चीज़ें वैसे बता रहा है, मतलब कोई बात नहीं, इसमें यूजिंग मास्टर एज द नेम फॉर इनिशियल ब्रांच, तो मतलब एक ब्रांच, अब ब्रांचेस का जो कॉन्सेप्ट है ना उसको हम बाद में बात करेंगे, ब्रांचेस की आज ज़रूरत नहीं है डिस्कस। ठीक है, तो हम अब यहाँ पे हमारे पास ये गिट गिट की एक खाली रेपोजिटरी बन गई है। अब हम देखना चाहें अगर कि इसके अंदर क्या है, क्योंकि अभी तो वैसे खाली है, लेकिन अगर हम देखना चाहें तो हम देख भी सकते हैं। यहाँ पे अगर हम गिट लॉग करेंगे कि मुझे लॉग दिखा दो, तो वो कह रहा है कि अभी तक कोई भी कमिट्स नहीं है। कमिट्स किसे कहते हैं? जब ये बंदा ये फाइल्स लेके इस रिपोजिटरी में लगा देता है ना, ऐड कर देता है, तो उसको कहते हैं कमिट करना। ठीक है, तो यहाँ पे हम बल्कि कह सकते हैं, यहाँ पे हम ये कमिट कर रहा है। ठीक है, लेकिन अब हम गिट लॉग हमने कर लिया। अब हमारे पास एक वो बन गई है एम्प्टी फाइल। अब हमने इसके अंदर ये फाइलें रखवानी है। समझे, एक फाइल थी हमारे पास, कौन सी थी? VS कोड में माई सैम्पल फाइल। मैं चाहता हूँ इसको, चले माई सैम्पल फाइल को ना हम चेंज कर लेते हैं इसका नाम। इसमें कुकीज डॉट आर बी। ठीक है, और हम यहाँ पे कुकीज कह देते हैं इसे, अंदर जो लिखा है कुकीज रेसिपी। एक मैं और फाइल बना लेता हूँ, केक डॉट आर बी, और इसमें मैं लिख देता हूँ केक रेसिपी। ठीक है, अब अगर मैं यहाँ पे देखूँ लेस करके, तो मेरे पास दो फाइल्स हैं। ठीक है, अब मैंने इन दोनों फाइल्स को उस फाइल में लगाना है, उस रिपोजिटरी में ऐड करना है। तो मैं क्या करूँगा कि सबसे पहले मेरा काम है गिट ऐड, और आगे मैं उसको फाइल का नाम बताऊंगा। ठीक है, तो एक कमांड हो गई हमारे पास गिट ऐड, गिट ऐड, और आगे फाइल का नेम। यहाँ पे हम फाइल का नेम देंगे केक डॉट आर बी। समझे, मैंने ये फाइल ऐड की, उसने कोई एरर वगैरह नहीं दिया, सही चल रहा है अभी तक। और यहाँ पे अगर हम देखें अब गिट, अब एक और कमांड आ जाएगी गिट स्टेटस। ये क्या करता है ये मैं अभी आपको बताता हूँ। गिट स्टेटस क्या करता है कि आपको बताता है कि इस बंदे के पास कौन कौन से पेजेस मैंने दे दिए हुए हैं इसे, या नहीं दिए। मतलब मेरे पास पड़े हैं जो अभी कंप्लीट नहीं हुए शायद, या जो कंप्लीट कर लिए हैं मैंने और मैंने इस बंदे को पकड़ा दिए हैं। ये वो स्टेटस बता रहा होता है आपको कि कौन कौन सी रेसिपीज आपने दे दी हुई हैं इसको और कौन सी नहीं दी। गिट स्टेटस जो है ये मुझे ये बताएगा कि कौन कौन सी फाइल्स मैंने इस बंदे को पकड़ा दी हैं, कौन सी नहीं पकड़ाई। अब मैं यहाँ पे देखता हूँ गिट, आपको याद है ना मैंने गिट ऐड, अच्छा वैसे मैंने कहा था कि इस फाइल में इस रिपोजिटरी में ऐड करनी है, लेकिन गिट ऐड से डायरेक्टली इस रिपोजिटरी में ऐड नहीं होती ये फाइल। गिट ऐड का मतलब है कि आपने वो फाइल इस बंदे को पकड़ा दी है। ठीक है, इसको कहते हैं स्टेज करना। गिट जो फाइल है, फाइल चेंजेस, उसको स्टेज कर दिया आपने। गिट ऐड कुकीज, तो ये आपने उसको कुकीज वाली रेसिपी पकड़ा दी है। तो अब जब मैं गिट स्टेटस करूंगा तो ये मुझे बता रहा है कि जो चेंजेस आपने मतलब स्टेज कर दी हुई हैं, चेंजेस टू बी कमिटेड, ये स्टेज हो गई हैं, इसीलिए वो कह रहा है कि अनस्टेज कर सकते हैं आप इसको। अनस्टेज का मतलब है इस बंदे से वापस वो फाइल ले लेना। अच्छा, यहाँ पे आपको वो दिखा रहा है कि ये फाइल आप एक न्यू फाइल आपने क्रिएट, और ये वाली फाइल आपके पास है अभी, ये आपने उसे नहीं दी। अगर आप देना चाहते हैं तो गिट ऐड करें, तो ये भी उसको मिल जाएगी। ठीक है, हम क्या करेंगे, इसको भी ऐड कर देते हैं गिट ऐड कुकीज। अब अगर हम गिट स्टेटस देखें तो ये अब हमें बता रहा है कि दोनों फाइल्स जो हैं वो उस बंदे के पास हैं अब, लेकिन ये दोनों फाइल्स अभी इस फाइल के इस रिपोजिटरी के अंदर जाके नहीं लगी, अभी इसमें लगनी है।
उसके लिए कमांड होती है कमिट। ठीक है, तो अब हम कमिट करते हैं इसको, गिट कमिट, और आगे ये आप वैसे ही याद रखें, एम। ठीक है, एम का मतलब है मैसेज। आपने एक मैसेज भी देना होता है, मतलब कि अब ये लेके जा रहा है यहाँ पे, ये फाइल लगा रहा है, तो ये जनरली हम क्या करते हैं, हम बता रहे होते हैं कि क्या किया है हमने, मतलब ये कौन सी फाइल्स लगाने जा रहा है। जैसे कि आप बताना चाहें कि जी इसमें कुकीज और केक की रेसिपी मैं इसमें लगा रहा हूँ, ऐड कर रहा हूँ इस रिपोजिटरी में, तो वो आप यहाँ पे मैसेज दे दें, एडिंग कुकीज एंड केक रेसिपीज। ठीक है, ये आपने ये लिखा और एंटर प्रेस किया, तो सबसे पहले अच्छा वो आपसे, ये आपको एक बार करना होगा, ये बार बार नहीं करना पड़ेगा। गिट क्योंकि हमने फर्स्ट टाइम ये यूबंटू इंस्टॉल किया है, तो अभी कुछ भी नहीं है यहाँ पे हमारे पास, सेटअप नहीं हुआ हुआ, तो इसलिए ये आपको एक बार करना पड़ेगा। क्या करना है आपने, ये आपको बता रहा है कि आपकी जो आइडेंटिटी है, मतलब मुझे नहीं पता कि आप कौन है, तो आपने अपनी इंफॉर्मेशन बतानी है। इसकी वजह क्या है कि कल को जब देखना हो कि ये वाली रेसिपी किस बंदे ने भेजी है, तो वो उस बंदे का पता हो, तो इसलिए आपने अपना बताना है कि मैं कौन हूँ। उसके लिए आप क्या करेंगे, गिट config ग्लोबल यूजर डॉट ईमेल, ये सारा कुछ आपने ऐसे ही कॉपी करना है, कॉपी करके पेस्ट किया, और आगे आपने अपना ईमेल एड्रेस देना है, जो आपका ईमेल एड्रेस जो आपने गिटहब का अकाउंट बनाते हुए इस्तेमाल किया था ना, वो ईमेल एड्रेस आपने यहाँ पे देना है। तो मिसाल के तौर पे यहाँ पे हम कर लेते हैं kashif.umair@boxes.com, इस पे एक गिटहब अकाउंट बना हुआ है, तो हम ये करते हैं। और उसके बाद ये भी आपने बताना है, अपना नाम भी बताना है, तो ये अगेन मैंने कॉपी पेस्ट किया, और यहाँ पे नेम जो है मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ अपना नाम। ये मैंने लिख के एंटर किया, अब ये दोनों काम हो गए। अब जो है आप दोबारा कर सकते हैं यही वाली कमांड, तो अब मैं अप एरो की प्रेस करूंगा, एक बार प्रेस, दूसरी बार प्रेस की, दूसरी बार प्रेस की, तो ये मुझे वो वाली कमांड दिखा रहा है, कमिट वाली। अब मैंने एंटर किया तो उसने कहा टू टू इंसर्शंस, के हमने के उसने ना दो फाइल्स इंसर्ट कर दी हैं, टू इंसर्शंस। ठीक है, केक और कुकीज की जो फाइल्स थी वो इसने इसमें इंसर्ट कर दी हैं। तो अब अगर हम देखेंगे ना गिट लॉग, हम देखना चाहते हैं कि अब इसमें कौन सी फाइल्स हैं या कुछ है इसमें कि नहीं, तो गिट लॉग करेंगे ना, तो ये हमें बता रहा है कि हाँ, एक बंदा जो है ना लेके आया था कुछ चीजें, कुछ फाइल्स, और उसने ये मैसेज दिया था कि कुकीज एंड केक रेसिपीज। ठीक है, तो ये आपको यहाँ से गिट लॉग से पता चल रहा है कि इस रिपॉजिटरी में कौन कौन सी कितनी दफा कमिट हुई है, और उस कमिट का मैसेज क्या था। अभी तक कोई क्वेश्चन आपका, आई एम श्योर होंगे, होने चाहिए। कोई क्वेश्चन नहीं है? सारी क्वेश्चन है, बस एक बार खुद करेंगे तो समझ आएगी। सही, लेकिन अभी तक समझ आ रही है, मतलब जो मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ या नहीं आ रही? बस आ भी रही है और आ भी रही है। हाँ, तो क्या नहीं आ रही वो बताए ना। मेरी समझ आ गई, एक बार खुद प्रैक्टिस करेंगे ना, आई होप सो कि हो जाएगा। सही है, और किसी का कोई क्वेश्चन? सबको समझ आ रही है? ओके, आई एज्यूम आ रही है। ठीक है, अच्छा, अब जो गिटहब है इसके लिए हम अम, अच्छा, ये जो दूसरे पर्सन वाला काम है ना, ये क्योंकि मैं तो एक ही पर्सन हूँ ना, कोई और मेरी टीम में होगा, वो अपने लैपटॉप से यहाँ पे अपना नेम वगैरह देगा वो,
जो ये उसने गिट कन्फिग किया था, ये वाला गिट कन्फिग ग्लोबल, उसका अपना नेम होगा, अपनी ईमेल एड्रेस होगा उसका, और वो अपनी फाइल्स बना के अपनी कमिट कर रहा होगा। तो वो मैं यहाँ पे नहीं कर सकता, क्योंकि मैं तो खुद तो एक ही बंदा हूँ। तो एक बंदा जो है ना दूसरा, वो उसको कर रहा होगा सेपरेटली। अब मैंने अपनी इस रिपोजिटरी को गिटहब पे भेजना है, ताकि जो दूसरे लोग हैं मतलब वो भी वहां पे भेज रहे होंगे, ताकि वो इकट्ठा हो सके सारा काम। अच्छा, उसके लिए आप क्या करेंगे, मैं एक मिनट एक लॉगिन कर लूँ, फिर मैं आपको शेयर करता हूँ। अच्छा, जब आप आपको याद होगा गिटहब का अकाउंट जब आपने बना लिया था, तो आप वहां से गिटहब का अकाउंट बनाने के बाद जब github.com आप ओपन करेंगे, तो आपको इस तरह का पेज मिलेगा, और यहाँ से आप न्यू पे क्लिक करेंगे। ठीक है, यहाँ से आप जब न्यू पे क्लिक करेंगे तो ये आपको न्यू रिपोजिटरी बनाने का कह रहा है। यहाँ ऑनर में आपके पास एक ही आ रहा होगा। ठीक है, यहाँ पे आप रिपोजिटरी नेम में आप देंगे अ, जो नेम होगा आपका, कोई भी नाम आप दे सकते हैं, जैसे कि हम इसको कहते हैं ऑल रेसिपीज। ठीक है, जो हमारी बुक का नाम हम रखना चाह रहे हैं समझे, तो वो हमने यहाँ पे ऑल रेसिपीज उसका नाम रख दिया, और इसको आप पब्लिक रखेंगे, क्योंकि ये आपकी एक होमवर्क होगा आपका। तो इसको आप पब्लिक रखेंगे ताकि मैं इसे देख सकूं बाद में, और आप और कुछ भी नहीं करेंगे यहाँ पे। ठीक है, और कोई चीज़ चेंज नहीं करनी। क्रिएट रिपोजिटरी, तो ये आपकी वो ये मेन बुक क्रिएट हो गई है ऑल रेसिपीज वाली। अब यहाँ पे वो थोड़ा सा वो बता रहा है कि आप जो अपनी बुक है, ये वाली बुक, इसका डाटा इस बुक में कैसे भेज सकते हैं। उसके लिए आप क्या करेंगे, अ, ये एग्जिस्टिंग रिपोजिटरी, पुश एन एग्जिस्टिंग रिपोजिटरी फ्रॉम द कमांड लाइन। तो एग्जिस्टिंग रिपोजिटरी हमारी ये वाली है ना, इसको हमने इधर भेजना है ना, तो इसलिए हम इस स्टेप्स को फॉलो करेंगे। ये स्टेप्स क्या हैं, पहले सबसे पहले आपने ये कमांड कॉपी करनी है। अब ये आप देख रहे हैं गिट के साथ ये कमांड शुरू हो रही है गिट स्पेस रिमोट स्पेस ऐड स्पेस ओरिजिन। इन सारी चीज़ों को आपको याद रखने की जरूरत नहीं है, लेकिन ये आप देख रहे हैं कि ये गिट का सॉफ्टवेयर इस्तेमाल हो रहा है। इसके आगे जो कुछ भी है वो सब कुछ गिट के सॉफ्टवेयर को ही वो इनपुट मिल रही है। तो पहले आपने ये कॉपी की, मैंने कॉपी कर ली, और मैं जाऊंगा टर्मिनल पे, और मैं उसी फोल्डर में हूँ, माई टेस्ट फोल्डर में, जहाँ पे मैंने गिट इनिट किया था ना, वहीं उसी फोल्डर में हूँ मैं। वहाँ पे मैंने ये पेस्ट कर दिया, ये पेस्ट कर दिया। इसके बाद मैंने जो है, सॉरी, इसके बाद जो है सेकंड लाइन जो है वो कॉपी की मैंने। यहाँ पे मेन लिखा आ रहा है, आपने मास्टर लिखना है, क्योंकि आपका जो गिट है उसने आपको क्या बताया था कि आपकी ब्रांच का नाम क्या है, यूजिंग मास्टर एज द नेम फॉर द इनिशियल ब्रांच। तो ये ब्रांच नेम होता है। इसमें आपके क्वेश्चंस होंगे, मैं कुछ क्वेश्चंस ना ओपन छोड़ रहा हूँ आपके लिए, ताकि आप इसको जब आपको कोई चीज़ ना समझ आएगी तो आप मुझसे क्वेश्चन करें भी। आई वॉन्ट यू टू क्वेश्चन, आस्क क्वेश्चन, ताकि एक कोलेबरेटिव एनवायरनमेंट बन सके। ऐसा ना हो कि बस मैं पढ़ा रहा हूँ और आप लोग बस सुन रहे हैं और फिर बस उसके बाद भूल रहे हैं। तो अच्छा, वो मैंने कॉपी किया और मैंने यहाँ पे चेंज कर दिया, गिट मास्टर कर दिया, गिट ब्रांच डैश एम मास्टर। ठीक हो गया। इसके बाद स्टेप जो है वो थर्ड कमांड कॉपी करनी है मैंने, गिट पुश डैश यू ओरिजिन मेन। अगेन इसमें मेन की जगह आपने मास्टर लिख लेना। तो यहाँ पे मास्टर, यहाँ पे मुझे एक एरर आएगा, हाँ एरर आएगा, उसकी मैं वजह बाद में बताऊंगा, लेकिन एक स्टेप हमने थोड़ा सा गलत किया।
तो ये मैंने एंटर प्रेस किया। अभी ये मुझे पूछ रहा है, मतलब इसको आपने बस यस कर देना, आपने इसकी डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। ये आपका ना कनेक्शन वो पूछ रहा है कि मैं पुश कर दूं, यस। अच्छा ये देखें, could not read from remote repository, please make sure you have the correct access rights and the repository exists। इसका मतलब है कि मैंने जो रिपोजिटरी बनाई है ना, उसकी एक्सेस नहीं है मेरे पास इस टर्मिनल में। अब वो एक्सेस कैसे मिलेगी, उसके दो तरीके होते हैं, लेकिन हम एक सिंपल तरीका यूज करेंगे। वो तरीका हम करेंगे, यहाँ पे जब आपने ये कमांड्स रन करनी है ना, कमांड्स रन करने से पहले आपने करना है इस पे क्लिक, HTTPS पे, ठीक है। HTTPS पे आपने क्लिक कर दिया, उसके बाद आप नेक्स्ट स्टेप पे जाएंगे। अभी पहले मैं थोड़ा सा इसको ठीक कर लूँ, क्योंकि मैंने HTTPS पे क्लिक नहीं किया था। इन चीज़ों को आप भूल दें, ये जो मैं अभी लिख रहा हूँ। ठीक है, अब ये मैंने HTTPS पे क्लिक किया। अब यहाँ पे आप देख रहे हैं थोड़ा सा चेंज आ गया, यहाँ HTTPS से चीज़ ये शुरू हो रही है। अगर मैं SSH पे होता तो ये थोड़ी सी गिट से शुरू हो रही है यहाँ पे ये चीज़, और HTTPS है तो इससे HTTPS से शुरू हो रही है। आपने करना है HTTPS वाली कमांड अगेन, पहली वो कॉपी करनी है, फिर आपने ये वाली कमांड कॉपी करके मास्टर करना है इसको, और फिर आपने ये वाली कमांड कॉपी करके ये करना है। अब जब मैं करूँगा तो ये मुझे आई होप के पासवर्ड वगैरह पूछेगा। हाँ, पहले ये मुझे यूज़र नेम पूछेगा। यूज़र नेम मेरा क्या है, जो ये यूआरएल में लिखा होता है। github.com के बाद जो चीज़ होगी ना, इतनी अगली स्लैश से पहले पहले ये स्लैश एक और, ये मेरा यूज़र नेम है। तो मैंने ये कॉपी कर लिया, काशिफ डैश उमैर, ठीक है, एंटर। अब वो मुझसे मेरा पासवर्ड पूछ रहा है, मैंने यहाँ पे पासवर्ड एंटर करना है, और मुझे पासवर्ड याद नहीं है, तो 1 मिनट रुकें ज़रा, मैं देख लूँ पासवर्ड क्या है। ठीक है, ठीक है, मैंने पूरा पासवर्ड टाइप कर दिया, लेकिन उसने कुछ दिखाया नहीं है। ये पासवर्ड टाइप हो गया, एंटर प्रेस किया तो वो हम्म, ओके, ठीक है। आई थिंक ये जो सपोर्ट है ना, ये ख़त्म हो गई है, क्योंकि मैं हमेशा वो गिट वाला SSH वाला सिस्टम यूज़ करता हूँ। तो हम इसके लिए ना एक सेपरेट सेशन करते हैं कल, कि ये हम अपनी जो रिपोजिटरी है इसको हम यहाँ पे कैसे पुश कर सकते हैं। तो आज के सेशन में हम ये नहीं कर पाए, क्योंकि HTTPS के थ्रू ये होगा नहीं, और इसके थ्रू करना है, गिट के थ्रू। तो उसके लिए 2-4 स्टेप्स पहले और करने हैं, और फिर जो है वो हम इस स्टेप को कर सकेंगे। तो हाँ, अब यहाँ पे एक दो कमांड्स और थी जो हमने की है, सॉरी, गिट पुश, हमने गिट पुश किया। एक कमांड है, तो गिट पुश हम यहाँ पे नोट डाउन कर लेते हैं। गिट पुश क्या करती है, इसकी फाइल्स इस रिपोजिटरी में पुश कर देती है। तो यहाँ पे अगर हम गिट पुश देखते हैं, तो ये बेसिकली ये जो एरो है ये समझे गिट पुश को रिप्रेजेंट कर रहा है। या इसी तरह यहाँ पे भी गिट पुश हो रहा है, ये भी गिट पुश है, ये भी कमिट है नीचे वाला। तो इसी तरह बाकी सारी कमांड्स जो है, गिट ऐड कड़ाही, गिट ऐड बिरयानी, ठीक है। और गिट स्टेटस जो है वो आपको स्टेटस दिखाता है। गिट इनिट आपको फर्स्ट टाइम करना होता है अपने एक प्रोजेक्ट के लिए। जब आप नया प्रोजेक्ट कोई बनाएंगे तो फिर आपको गिट इनिट करना पड़ेगा, क्योंकि वो एक प्रोजेक्ट होगा, एक बिल्कुल सेपरेट आप फाइल बनाना चाह रहे हैं। एक बिल्कुल सेपरेट आप रेसिपीज की बजाय समझे एक ड्राइंग बुक बनाना चाह रहे हैं जिसमें सारी ड्राइंग्स होंगी। तो आप उसके लिए दोबारा एक सेपरेट फोल्डर बनाएंगे, उसके अंदर आप गिट इनिट करेंगे, और फिर आप अपना काम, अपनी ड्राइंग्स वगैरह बना के इस बंदे को दिया करेंगे। ये बंदा आपकी ड्राइंग्स जो है इस
ड्राइंग वाली बुक में लगाएगा जो आपकी अपनी बुक होगी। उससे आगे जो है वो मेन बुक में ड्राइंग्स जो हैं वो गिट पुश के थ्रू चली जाएंगी। तो ये था अभी तक गिट और गिटहब। कल हम कल नहीं मतलब नेक्स्ट सेशन में हम देखेंगे कि गिटहब और गिट ये आपस में कैसे मतलब ये जो गिट पुश है ये आपस में कैसे वर्क करते हैं, गिट से हम गिटहब पे कैसे चीजें भेज सकते हैं। तो कोई क्वेश्चंस अभी तक? इसमें अब आपका होमवर्क क्या होगा? एक तो आपने देखा कि हमने अ, ये गिटहब की रिपोजिटरी क्रिएट की, तो आपने एक रिपोजिटरी क्रिएट करनी है, ठीक है। उसके बाद आपने अभी उसमें पुश तो नहीं होगा क्योंकि वो एरर आ गया था हमें, तो पुश वाला काम हम नेक्स्ट टाइम करेंगे, लेकिन आपने रिपोजिटरी क्रिएट करके तो आपने उसका यूआरएल मुझे सेंड करना है। ये जैसे यहाँ पे यूआरएल लिखा आ गया ना उस रिपोजिटरी का, तो ये यूआरएल मुझे आपने सेंड करना है ताकि मैं देख सकूं कि रिपोजिटरी ठीक क्रिएट हुई है कि नहीं। और उसके अलावा आपने अपने पास अ, क्योंकि ये खैर मुझे चेक करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जब आप नेक्स्ट टाइम जब गिट पुश हम कर लेंगे ना, तो आप जब अपना कोड पुश करेंगे अपनी फाइल्स पुश करेंगे तो वो मुझे खुद ही नजर आ जाएंगे। तो लेकिन ये आप खुद जरूर ट्राई करेंगे कि आप गिट स्टेटस वगैरह भी करके देखेंगे, न्यू फाइल्स क्रिएट करके इस रिपोजिटरी में आप उनको कमिट भी करेंगे, ठीक है। तो ये आपने ट्राई करनी है, इन कमांड्स की इनकी प्रैक्टिस करनी है आपने। एनी क्वेश्चन सो फार? कोई क्वेश्चन नहीं है? जी ठीक है, चलें ठीक हो गया फिर। आज का सेशन हम यहाँ पे एंड करते हैं, और नेक्स्ट सेशन की डिटेल्स के उसमें क्या हम डिस्कस करेंगे वो मैं ग्रुप में शेयर कर दूंगा, और इस सेशन की और कल के सेशन की जो रिकॉर्डिंग्स हैं वो भी इंशाल्लाह कल तक अपलोड हो जाएंगी, कल रात तक। तो वो भी मैं ग्रुप में शेयर कर दूंगा। आपके कोई क्वेश्चंस हैं वो आप ग्रुप में लाजमी पूछें। बाकी जैसे आपको ये WSL इंस्टॉल वाला इशू आ रहा था, ये आपको ग्रुप में पूछना चाहिए था, वो ठीक है आपने मीटिंग में पूछ लिया, बट पूछें ज़रूर। इसी तरह मुबर्रा आपको जो एरर आ रहा है वो आप उसका स्क्रीनशॉट शेयर करें ग्रुप में कि ये एरर आ रहा है, और फिर हम उसको देखते हैं कि कैसे रिजॉल्व करें। चलो ठीक हो गया फिर। थैंक यू जी। अल्लाह हाफिज़।